माँ पानी पियोगी? थोड़ा सा पी लो, गले में खराश कम होगी। रहने दे बेटा, तू जाकर सो जा। कल तेरा भी तो कॉलेज का आखिरी पेपर है, रात भर जगेगा तो लिखेगा क्या? उसकी आप फिक्र मत करो, आप बस ये बताओ अब बुखार कैसा लग रहा है? आर्यन भाई को बुलाऊं क्या? वो जगे हुए हैं अभी। नहीं, उसे तंग मत करो, उसका बड़ा इम्तिहान है, वो बेचारा पढ़ाई में लगा है। साहिल मुस्कुरा देता है और फिर से मग के पानी में कपड़ा भिगोने लगता है। तभी बगल के कमरे से आर्यन निकलकर बाहर आता है। साहिल, क्या हुआ? माँ को ज्यादा तबीयत खराब लग रही है क्या? डॉक्टर को बुलाऊं? भाई, माँ की तबीयत ज्यादा ही खराब है। रुक, फोन करता हूँ। अच्छा सुन साहिल, एक काम कर, मेरा कल ना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो डॉक्टर आए तो मुझे बुला लेना, ठीक है? अरे बेटा तू पढ़ना, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हो जाऊंगी। कैसे चिंता ना करो मम्मी, मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, डॉक्टर आता ही होगा। मैं बस अफसर बन जाऊं, फिर देखो आपको कैसे रखता हूँ। तभी दूसरे कमरे से पिता की नींद खुलती है और वो बाहर आते हैं। क्या हुआ भाई, इतनी रात को शोर क्यों मचा रखा है? आर्यन बेटा तू सोया नहीं अभी तक? कितनी मेहनत करता है मेरा बच्चा। पापा कैसे सो, कल इतना बड़ा कंपटीशन है और माँ की तबीयत खराब है। अरे तू जा और पढ़ाई कर, मैं हूँ तेरी मम्मी के पास। पापा, माँ को पसीना आ रहा है और हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है, तू जा यहाँ से। आर्यन बेटा तू अंदर जा और दरवाजा बंद कर ले, शोर नहीं आएगा। अगली सुबह साहिल अपने एग्जाम की चिंता ना करके अपनी माँ के कपड़े छत पर सुखाने चला जाता है। तभी साहिल, ओ साहिल, नीचे उतर, सब्जी मंडी से ताजी पालक और आलू लेकर आ। तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आज घर का काम तुझे ही देखना होगा। और सुन, राशन वाली दुकान भी खोलनी है, अब मैं वहां जा रहा हूँ। जी पापा, बस ये 2 साड़ियाँ और सुखा दूं, फिर जा रहा हूँ। आर्यन तैयार होकर कमरे से बाहर निकलता है, हाथ में चमकता हुआ बैग है। पापा मैं निकल रहा हूँ, आज का पेपर बहुत टफ है, शायद देर हो जाए। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू ही इस घर का नाम ऊंचा करेगा। ये देख, एक और है जो छत पर औरतों की तरह कपड़े सुखा रहा है, इससे बस घर गृहस्थी में लगा दो। अरे जा साहिल भाई के पैर छू, शायद इसकी अकल का थोड़ा हिस्सा तुझे भी मिल जाए। साहिल चुपचाप नीचे जाता है और आर्यन के पैर छूता है। ऑल द बेस्ट भाई, अच्छे से पेपर देना। हाँ ठीक है, बस दुआ करना कि घर में शांति रहे ताकि मैं वापस आकर चैन से सो सकूं। कुछ महीनों बाद साहिल के कॉलेज की रिपोर्ट आ चुके थे। वो 60% से पास हुआ था और उसी जगह आर्यन ने अपने शहर के कॉलेज में टॉप किया था। रामलाल को ये खबर मिलती है और वो तभी भागता हुआ साहिल के पास पहुंचता है। क्या हुआ, खड़े क्यों हो यहाँ, नंबर आया क्या? जी पापा, पास हो गया हूँ, लेकिन नंबर थोड़े कम है, 60% ही बने। 60%? अरे थू है तेरी पढ़ाई पर। आर्यन का फोन आया था शहर से, उसने कॉलेज में टॉप किया है, 80% नंबर लाया है मेरा शेर। और एक तू है नालायक, जो निकम्मा बस घर का चूल्हा चौका करने के लायक है। पापा, उस रात माँ की तबीयत। अरे चुप कर, बहाने बनाने बंद कर। जो नालायक होता है ना, उसके पास 1000 बहाने होते हैं। जाकर दुकान पर बैठ, और हाँ, ग्राहकों से तमीज से बात करना, वहां भी अपनी ये सुस्ती मत दिखाना। दोपहर का समय, साहिल दुकान की काउंटर पर बैठा हिसाब की डायरी मिला रहा था। तभी उसका पुराना दोस्त विकास साइकिल से उतरकर दुकान पर आता है। ओ साहिल, क्या यार, दिन भर इस गल्ले पर बैठा धूल भागता रहता है। चल, पास वाली टॉकीज में नई फिल्म लगी है, पहला शो देखने चलते, चल। अरे नहीं भाई, पापा अभी अंदर गए हैं आराम करने, दुकान खाली छोड़कर कैसे जाऊं, बहुत काम है अभी। अरे छोड़ना काम, आधा घंटा ही तो लगेगा पहुंचने में। तेरी उम्र क्या है और तू क्या कर रहा है? चल थोड़ा बाहर की हवा खाकर आते हैं। चल ठीक है, माँ अंदर ही है, बस शटर आधा गिरा देता हूँ। जैसे ही साहिल गद्दी छोड़कर बाहर कदम रखता है, पीछे से रामलाल की कड़कती आवाज आती है। कहाँ जा रहा है, मटर गश्ती करना? दुकान क्या तेरे बाप ने तमाशे के लिए खोली है? पापा, वो बस विकास के साथ फिल्म देखने की सोच रहा था, सुबह से यहीं बैठा हूँ। फिल्म देखेगा? शर्म नहीं आती? एक वो तेरा भाई आर्यन है जो शहर में दिन रात फाइलों में सिर खपाता है ताकि हमारा नाम ऊंचा है, और एक तू है जिससे ना पढ़ाई हुई ना काम धंधा होता है, बस आवारा गर्दी करवा लो। अरे चाचा जी, कभी कभी तो जाता है बेचारा। अरे तो चुप कर विकास, इसे बिगाड़ मत। साहिल वापस बैठ गद्दी पर, पढ़ाई लिखाई में तो 0 रहा, अब क्या दुकान भी डुबाएगा? जा अंदर से नमक की बोरियां लाकर लगा, निकट्टू कहीं का। लगभग 1 महीना ही बीता था कि आर्यन की नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गई थी।
रामलाल भाई बधाई हो, सुना है आर्यन बाबू शहर की बड़ी कंपनी में अफसर बन गए। हाँ जी शर्मा जी, सही सुना आपने। बहुत लायक बेटा मिला है मुझे, दिन रात एक कर दिया उसने। अब शहर में ही रहेगा, कह रहा था वहां फ्लैट भी लेगा। और ये छोटा साहिल क्या कर रहा है? इसका क्या पूछना, ये तो यहीं रहेगा मेरे सर पर। भगवान ने एक दिया हीरा तो दूसरा दिया पत्थर। अब ये निकम्मा मेरी छोटी सी दुकान संभालेगा और क्या करेगा। पढ़ाई लिखाई इसके बस की बात है नहीं, क्या करे, हर औलाद एक सी नहीं होती। समय पंख लगाकर उड़ गया था। आर्यन अब शहर में पूरी तरह सेटल हो चुका था, जबकि साहिल ने पास के ही एक साधारण से कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और अब पूरी तरह पिता की दुकान संभालता है। रामलाल जी मान गए आपके बड़े लड़की को। कल अखबार में फोटो छपी थी, शहर की कितनी बड़ी कंपनी में मैनेजर बन गया है वो। सुना है लाखों में कमा रहा है। हाँ भाई, 30.5 लाख का पैकेज है उसका। अपनी मेहनत से मकाम हासिल किया है उसने। आखिर मेरा खून है, लायक तो होना ही था। बचपन से ही जो ठान लेता था पूरा करता था। और छोटा साहिल भी तो पढ़ा है ना, वो कहीं बाहर नहीं गया? अरे उसकी पूछो मत, ये निकला निकम्मा। पास के कॉलेज से जैसे तैसे डिग्री ले ली, अब यही मेरी छोटी सी दुकान पर बैठता है। क्या पता इसका क्या होने वाला है। मुझे तो इसकी ही दिन रात चिंता खाए रहती है। मैं मर जाऊंगा तो इसे रोटी कौन देगा, इसीलिए इसे दुकान पर बिठा दिया है। तभी साहिल गोदाम से बाहर आता है। वो पूरा पसीने में लथपथ, धूल से उसके कपड़े गंदे हो रहे थे। पापा वो चीनी की 5 बोरी अंदर रख दी है, शाम को शर्मा जी का ऑर्डर भिजवाना है ना, टेम्पो वाले से बात भी कर ली है मैंने। अरे ठीक है, पर यह पसीना तो पोंछ ले। ग्राहक के सामने ऐसे आता है जैसे मजदूरी करके आया हो। अरे कम से कम अपने भाई से रहन सहन का सलीका ही सीख लेता। वो देख, सूट बूट पहनकर ऑफिस जाता है और तू यहाँ बोरियां ढो रहा है। कोई बात नहीं पापा, काम तो काम है। माँ कहाँ है? उनकी दवाई का टाइम हो गया है। हो गया अंदर रसोई में। जा, वैसे भी तेरा मन दुकान से ज्यादा घर के काम में ही लगता है, जा। साहिल अंदर जाता है। रसोई में माँ गैस पर चाय चढ़ाए खड़ी हुई थी और उन्हें तभी हल्का चक्कर आता है। साहिल दौड़कर उन्हें थाम लेता है। माँ कितनी बार कहा है कि आप आराम किया करो, मैं हूं ना, मैं बना देता चाय। बेटा तू दुकान संभालेगा कि घर संभालेगा? तेरे पापा भी तो अकेले थक जाते हैं। तो आर्यन की तरह शहर क्यों नहीं चला जाता? कोई अच्छी नौकरी देख लेता बेटा। माँ अगर सब शहर चले जाएंगे तो यहाँ इस घर में कौन रहेगा, और फिर आप दोनों का ध्यान कौन रखेगा? भाई को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। कल फोन किया था उसने, कह रहा था बहुत बिजी है, इस बार दिवाली पर भी आ नहीं पाएगा। उसे प्रमोशन मिलने वाला है। अच्छी बात है ना माँ, भाई तरक्की कर रहा है, हमें खुशी होनी चाहिए। चलिए आप जाकर ले जाइए, मैं चाय और दवाई लेकर आता हूँ। कुछ दिनों बाद सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी आर्यन का फोन बजता है। हाँ बेटा आर्यन, कैसा है बेटा? आज बड़े दिनों बाद याद किया। ठीक ही हूँ पापा, बस ये बताने फोन किया था कि मैंने शहर के पॉश इलाके में एक नया घर देखा है। अगले महीने शिफ्ट हो रहा हूँ। बहुत बड़ा घर है, जिम और पूल भी है वहाँ। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो हम कब आए ना आकर देखने? तेरी माँ की भी बहुत याद आती है तुझे देखने की। पापा देखिए, अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ। हाउस वार्मिंग पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। आप लोग अभी आएंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा ना, मैं बाद में खुद बुला लूंगा। और हाँ, वो घर की मरम्मत के लिए जो आपने पैसे मांगे थे वो अभी तो भेज नहीं पाऊंगा। अभी मेरी नई ईएमआई शुरू होने वाली है ना। साहिल से कहिए ना दुकान से कुछ निकाले। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तो अपना देख, हम कर लेंगे इंतजाम। साहिल है यहाँ। फोन कट जाता है। साहिल कोने में खड़ा सब सुन रहा था। पापा घर की मरम्मत करवानी है, भाई ने तो मना कर दिया है। मैंने थोड़े पैसे जोड़े थे अपनी अलग बचत से, कल मिस्त्री को बुला लूं? अरे रहने दे, अपनी छोटी सी कमाई का एहसान मत दिखा। तेरे भाई ने नया बंगला लिया है शहर में करोड़ों का, और तू यहाँ छत की मरम्मत की बात कर रहा है। जा सो जा। नालायक का नालायक रहेगा तू, शर्म तो आती नहीं तुझे। साहिल चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। सुनो जी, क्यों उसे हर वक्त ताना देते रहते हो? दिल दुखता होगा उसका। अरे क्या उसका दिल दुखेगा? उसका दिल दुखता तो आज पढ़ लिख ना जाता। अरे अगर हम दोनों मर गए ना तो इसे रोटी देने वाला कोई नहीं है, और क्या कमाएगा क्या खाएगा, मुझे तो यही चिंता खाई जाती है। ऐसा क्यों बोलते हो जी? इसकी शादी करेंगे, इसका घर बसाएंगे, वो संभालेगी इसे। इस नालायक निठल्ले कामचोर से ब्याह कौन करेगा? तुझे आज भी उम्मीद है? मेरी तो सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में ये पैदा हुआ था।
साहिल सारी बातें अपने कमरे में सुन रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वो अपनी अलमारी से एक लिफाफा निकालता है और उसे देखकर फिर दोबारा वापस रख देता है। 2 साल का समय बीत चुका था। आर्यन ने शहर में अपना घर, बंगला, गाड़ी सब खरीद लिया था, पर माँ बाप के लिए उसके पास समय नहीं था। एक दिन, अरे भैया कैसे हो? ठीक हूँ, बोल कैसे फोन किया? देख अभी पैसे मत मांगना, अभी मेरा हाथ टाइट है। नहीं भैया, पैसे नहीं मांग रहा हूँ। 2 साल हो गए आप आए भी नहीं। माँ आपको बहुत याद करती है। इस बार कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ ना, माँ को बहुत खुशी होगी। अरे क्या करूंगा उधर आकर मैं, मेरा तो मन ही नहीं लगता उधर। और है उधर कौन जिसके लिए आऊंगा मैं? साहिल आर्यन का ऐसा रूखा जवाब सुनकर फोन काट देता है। वो चुप होकर कुछ सोचता है। तभी, साहिल देख तो मेरे पैर में कैसी सनसन मची हुई है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हाँ माँ आता हूँ। कितनी बार बोला है माँ, खड़े होकर इतनी देर काम मत किया करो, जो काम है मुझसे करवा लो। सुन बेटा, बहुत दिन हो गए आर्यन को फोन लगाया, आर्यन की आवाज सुना दे, बहुत मन कर रहा है। अभी भाई को फोन किया था मैंने, वो कहीं बिजी है। थोड़ी देर में फोन लगाकर आपकी बात करवा दूंगा। बोलो ना क्या काम है, मुझसे बोलो। अरे वो जो करके देगा वो तू थोड़ी ना कर पाएगा। मुझे तो उससे कमर में बांधने वाली इलेक्ट्रिक बेल्ट मंगवानी है। सुना है उससे दर्द कम होता है कमर में। तभी रामलाल वहां आता है और कहता है, रुक, मैं अभी आर्यन को फोन लगाता हूँ और उससे बोलता हूँ, वो भिजवा देगा। अरे तू इससे माथा फोड़ रही है, इसे क्या पता कि क्या है वो। साहिल चुप हो जाता है। आर्यन बेटा, तेरी माँ को ना एक इलेक्ट्रिक बेल्ट भिजवा दे, उसके कमर में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। अरे पापा, आप जब भी फोन करते हो तब खर्च की बात करते हो। मैं शहर में रहता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी लॉटरी लगी हुई है। मेरे भी अपने खर्च हैं। साहिल से कहिए दुकान की कमाई में से माँ का इलाज का खर्च निकाल लिया करे। मुझसे बार बार पैसे मत मांगा करो, मेरा स्टैंडर्ड अब बदल चुका है, खर्चे बहुत है। हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, यहाँ साहिल है, वो संभाल लेगा, तू बस तरक्की कर। फोन कट जाता है। पास खड़ा एक ग्राहक बोल पड़ता है, रामलाल जी, लड़का तो अफसर बन गया, पर बोली थोड़ी कड़वी हो गई उसकी। पैसा आते ही लहजा बदल गया। अरे भाई, बड़े लोगों की बड़ी बात है, वो थका होगा काम से इसलिए वैसा बोला। कम से कम लायक तो है। आप अपने बच्चों को देखे भाई। उसी रात अचानक रामलाल के कमरे से करहाने की आवाज आई। साहिल, जो हमेशा माँ के पास बैठा उनके पैर दबा रहा था, दौड़कर पिता के कमरे में गया। पापा क्या हुआ, अब ठीक तो है? साहिल, बहुत दर्द हो रहा है, जैसे कोई पत्थर रख दिया और सीने पर, सांस नहीं आ रही। साहिल चिल्लाया। माँ जल्दी आओ, पापा की तबीयत बिगड़ रही है। साहिल घबराते घबराते अपने पिता को गोद में उठाता है और अस्पताल लेकर भागता है। हार्ट अटैक है, हालत नाजुक है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना पड़ सकता है। आप अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिए और पैसों का इंतजाम भी देखना होगा। साहिल ने कांपते हाथों से आर्यन को फोन लगाया। 2-3 बार फोन कटने के बाद आर्यन ने उठाया। अरे क्या है साहिल, रात के 1 बजे है। भाई पापा को दिल का दौरा पड़ा है, हम हॉस्पिटल में। डॉक्टर कह रहे बचना मुश्किल है, तुम सुबह की पहली फ्लाइट पकड़ कर आ जाओ प्लीज भाई। देख साहिल, तू ना बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा होगा। पापा को गैस की दिक्कत रहती है अक्सर, और मैं अभी नहीं आ सकता। मेरा कल का दिन बहुत क्रूशियल है। अगर मैं छुट्टी लूंगा तो बॉस नाराज हो जाएंगे। मैं सुबह कुछ पैसे अकाउंट में डाल दूंगा, तो बेस्ट डॉक्टर देख लेना, पर मुझे फोन करके बार बार डिस्टर्ब मत करना। भाई पैसों की नहीं तुम्हारी जरूरत है, पापा बार बार तुम्हारा नाम ले रहे। अरे यार, तुम लोग हमेशा मेरी सक्सेस के बीच में रोड़े अटकाते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते आने की, अभी फोन रखूं। फोन कट गया। साहिल पत्थर की मूरत बन गया। उसने देखा कि माँ पास ही खड़ी है और उनके चेहरे पर एक ऐसी वीरानी थी जो मौत से भी ज्यादा डरावनी थी। रहने दे बेटा, हो सकता है वो व्यस्त हो इसीलिए नहीं आ पा रहा हो। अगले 2 दिन साहिल के लिए जंग से कम नहीं थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके अपने पिता के इलाज में लगा दी। सारा दिन वो अस्पताल में रहता अपने पिता के पास। 3 दिन बाद रामलाल को होश आया। उनकी आंखें सबसे पहले दरवाजे की तरफ उठी। उन्हें उम्मीद थी कि उनका लायक बेटा सूट बूट पहनकर खड़ा होगा, पर वहां सिर्फ साहिल खड़ा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। आर्यन नहीं आया। पापा, वो उसकी कंपनी में कुछ इमरजेंसी हो गई थी, वो बस आने ही वाला है, रास्ते में होगा। रामलाल अस्पताल से तो घर आ गया था, पर उसकी नजरें हमेशा ही दरवाजे पर टिकी रहती, जैसे उसे आर्यन का इंतजार हो। एक दिन आर्यन वीडियो कॉल पर हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए। पापा कैसी है अब तबीयत? मैंने कहा था ना, आप फालतू में डर रहे थे। आ गए ना आप घर पे। मैं देखिए इस वीकेंड तो नहीं आ पाऊंगा, क्लाइंट के साथ गोल्फ ट्रिप है,
फिर मैंने साहिल को 50,000 रुपए भेज दिया है, फल वगैरह ले आना। पैसे रहने दे बेटा, बस एक बार शक्ल दिखा देता तो कलेजा ठंडा हो जाता। तेरी माँ की आंखें पतरा गई है तुझे देखते देखते। अरे पापा, इमोशनल बातें मत कीजिए, मैं यहाँ आप लोगों के लिए तो कमा रहा हूँ। अच्छा मेरा कॉल आ रहा है, रखता हूँ, बाय। अगली सुबह साहिल दुकान पर चला जाता है। पीछे से माँ उसके कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे एक लिफाफा पड़ा हुआ मिलता है। वो जैसे ही लिफाफे को खोलती है उसकी आंखें चौंधिया जाती है। वो दौड़कर रामलाल के कमरे में जाकर वो कागज दिखाती है। ओ जी देखो तो ये क्या है, ये देखो साहिल के कागजात। क्या है भाग्यवान, क्यों शोर मचा रही हो? उस नालायक का कोई उधार का पर्चा होगा और क्या। ये उधार नहीं है, ये सरकारी नौकरी का पत्र है, वो भी कलेक्टर दफ्तर में बड़े पद की। और तारीख देखो इसकी, ये तो तब की है जब आपका पिछला एक्सीडेंट हुआ था। रामलाल के हाथ कांपने लगे जैसे ही उन्होंने उस पत्र पर ज्वाइनिंग लेटर और साहिल का नाम देखा। शाम को साहिल थका हारा दुकान से लौटता है। वो सीधा पिता के कमरे में जाता है ताकि उनके पैर दबा सके। जैसे ही वो झुकता है रामलाल उसका हाथ पकड़ लेते हैं। उनके हाथों में वही कागज है। ये क्या है साहिल, तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तेरी इतनी बड़ी नौकरी लगी थी? तू शहर क्यों नहीं गया? पापा वो अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, पुराना कागज है, रद्दी में डाल दीजिए। रद्दी कैसे? इसमें लिखा है तुझे शहर के बड़े दफ्तर में ऑफिसर की कुर्सी मिल रही थी, तूने ज्वाइन क्यों नहीं किया? जवाब दे मुझे। पापा उस समय आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, भाई तो पहले ही शहर जा चुका था, माँ अकेली सबको संभाल नहीं पाती। अगर मैं भी चला जाता तो आपकी इस दुकान पर कौन बैठता, आपको अस्पताल कौन ले जाता? बेटा तूने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए दांव पर लगा दी और हम तुझे कोसते रहे। माँ पद और पैसा तो फिर मिल जाएगा, पर आप दोनों दोबारा नहीं मिलते। भाई वहां नाम कमा रहा है, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे तो बस आपकी सेवा करनी थी। दुकान चलाकर भी मैं खुश हूँ, कम से कम रात को आप दोनों के पास तो सोता हूँ। ये सुनते ही रामलाल कांप जाता है। वो साहिल के पैरों में गिरने की कोशिश करते हैं। तभी अरे नालायक, तूने हमारे कारण अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? मैं तुझे जिंदगी भर नालायक नालायक कहता रहा और तूने मेरा मुंह बंद करवा दिया। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैं जिसे पत्थर समझकर ठुकराता रहा वो तो पारस निकला, और जिसे मैं हीरा समझकर पूछता रहा वो कांच का टुकड़ा भी नहीं निकला। मैं अंधा था साहिल, बिल्कुल अंधा। अरे पापा ऐसा मत कहिए, आप मेरे भगवान हैं। आप दोनों पर ऐसी नौकरी 10 बार कुर्बान। मुझे सिर्फ आप दोनों चाहिए और कुछ नहीं। नहीं साहिल, आज से इस घर का असली लायक बेटा तू है। दुनिया जिसे अफसर कहती है वो तो जिम्मेदारियों से भाग गया, लेकिन तूने बिना कहे सब निभा दिया। भगवान हर किसी को तेरे जैसा नालायक बेटा दे। रामलाल ने रोते हुए साहिल को गले लगा लिया और दीवार पर टंगी आर्यन की चमचमाती फोटो पर जमी धूल अब और भी गहरी लगने लगी।